संविधान ने देश में हर नागरिक के लिए एक जैसे कानून की बात की, लेकिन पिछले 68 वर्ष में ये सिर्फ बहस का ही मुद्दा बना रहा। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में व्यापक अध्ययन करने को कहकर देश में फिर से इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। टाइम एंड अगेन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सारा लोग कॉमन सिविल कोड के बारे में हमारा पास पूछता रहा है। इट नीड्स ए वाइडर कंसल्टेशन। सारा देर आर thousands of personal laws in India. It needs very wider consultation and in-depth studies required. इसलिए हम अभी लॉ कमीशन के भेजा। धर्म से जुड़े होने की वजह से ये मुद्दा हमेशा संवेदनशील मामला माना गया है। खासतौर पर मुस्लिम समाज में इसको लेकर पहले से ही विरोध होता रहा है। मुस्लिम समाज की अगुवाई का दावा करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को सीधे सीधे खारिज करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान इस पर अदालत के अलावा जनता के बीच व्यापक चर्चा की बात कही थी और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पक्ष और विपक्ष में माहौल बनने लगा है। और हमारा आज का मुद्दा भी यही है कि क्या एक देश एक कानून होना चाहिए। हमारे मेहमान हैं मौलाना इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, अमर सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, मीम अफजल, प्रवक्ता कांग्रेस, कमाल फारूकी, संस्थापक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज, समर्थ संप्रदाय के धर्माचार्य। ये चार्ट है या चैट है? अंग्रेजी में कुछ हो सकता है। श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी। आइए अमर साहब। आदाब। आदाब। कैसी तबीयत है? बस दुआ है आपकी। वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी से दोबारा से सारी चीज़ें वापस सक्रिय हो गए हैं आप? नहीं, सक्रिय नहीं हुआ हूँ, बस हाजिरी लग गई। वालेकुम मोहतरम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप अच्छे हैं मोहतरम? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अजी, यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ आचार्य जी, आचार्य कहीं भी बैठ सकते हैं। आचार्य जी हैं तो यहाँ नहीं, आपको जहाँ अधिकार है। आप तो आचार्य जी और मौलाना साहब उनकी जगह आसपास हो। अल्लाह आपको इज्जत दे। जिसने अपने इमामों को, जिसने अपने बड़ों को, जिसने अपने ब्राह्मण्स को इज्जत दी है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। आइए। माशाल्लाह। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप अच्छे हैं? शुक्र है। अल्लाह सुबह से लेकर शाम टाइमिंग बिल्कुल बिल्कुल बिजी, सो ऑक्युपाइड। इफ यू रियली फॉलो, रात सुबह हो जाती है और सुबह रात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। आज आपको बहुत दिन के बाद मिलना हुआ, इत्तेफाक है। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वो आपके खानदान के नहीं हैं, आपके कुनबे के नहीं हैं, मगर महाराज क्या है और कि आपने उसको जिबह कर दिया। ये क्या हुआ? आई तो अपनी अजीब चीज़ की दरअसल तो कहा कि अगर करनी है कुर्बानी तो खुदगर्जी की कुर्बानी करो। आज का मुद्दा, क्या एक देश एक कानून होना चाहिए। चर्चा शुरू की जाए। जो स्लोगन आ रहा है, एक देश एक कानून, जी, एक राष्ट्र है हमारा, और संविधान के जो निर्माता थे
उनकी मंशा थी कि समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, और एक देश के जितने भी नागरिक हैं उनके पंथ, उनके मत, उनके मजहब, ये उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भगवान एक हैं, डुप्लीकेट गॉड कोई दुनिया में है नहीं, और हम सब उसका क्रिएशन हैं, और उपासना पद्धतियों के लिए हम स्वतंत्र हैं। जो जिसको उपासना पद्धति पसंद हो वो उसको स्वीकार करे। तो इसीलिए अलग अलग मत चले, मजहब चले, संप्रदाय चले, पंथ चले, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि एक राष्ट्र में जितने भी रहने वाले हैं उनके लिए कानून एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो, मैं इंडियन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूँ, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि हिंदुस्तानी ये नाम जो है वो हमने खुद ने नहीं रखा है, हमें ये मुसलमानों ने दिया है, क्योंकि वो स को ह बोलते थे, फारसी में स का ह हो जाता है, सम का हम हो जाता है, सप्ताह का हफ्ता हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिक सिंधु से हिंदू हो गए। और हमको हिंदू होने में कतई 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 लज्जा का अनुभव नहीं होता। मुसलमान भाइयों के द्वारा दिया हुआ नाम हमने गौरवपूर्वक स्वीकार किया, और हम अपने आप को हिंदुस्तानी तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। तो जितने हिंदुस्तानी हैं, जितने भारतीय हैं, उन सबका भारतीय के तौर पर एक ही रूल, एक ही कानून होना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। नहीं लगता, बड़ा सामान्य सी बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप बहुत ज्ञानी हैं, और आपने खुद ही एक बात ये भी कही कि मुल्क हमारा एक है, गौरवशाली है, और हमारी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस मुल्क की ये है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सारे रिलीजन, चाहे छोटी तादाद में हो, बड़ी तादाद में हैं, और उन सब रिलीजन के मानने वालों को अपने अपने रिलीजन पर अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने का हमारे कानून ने हमको हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है हमको, कि मैं जिस मज़हब का भी हूँ, मेरा जो भी अपना रिलीजियोसिटी है वो बरकरार रहेगी, बल्कि उसका प्रोटेक्शन किया गया है। और इसी प्रोटेक्शन का नाम हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और वो फंडामेंटल राइट जो कि 3 शेड्यूल के अंदर आते हैं, उस पर खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पहले 2-3 जजमेंट्स के अंदर ये कह चुके हैं कि हम इनको टच नहीं कर सकते। सवाल यहाँ पैदा होता है कि हम जब एकता की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम अपने कानून को पढ़े बगैर वो एकता की बात कर रहे हैं। उसकी वजह कि कानून के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा देते हुए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हर आदमी को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त होगी। तो हम ये जो एक साथ मिलने की बात करते हैं, नारे के तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये एक तरह से मुल्क को और सोसाइटी को डिवाइड करने का एक तरीका हो जाएगा। ये डिवाइसिव हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि इससे लोगों के अंदर हर आदमी जो अपने अपने रिलीजन पर बिलीव करने वाला है वो डरने लगेगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कह रहे हैं कि हमको कॉमन सिविल कोड लाना है, तो हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि कॉमन रिलीजियस कोड लाना है। यहाँ जो सारा झगड़ा पैदा होता है वो ये होता है कि सिविल कोड के नाम से आप किसी एक रिलीजन को या 2 रिलीजन को या 4 रिलीजन को टारगेट करने का एक माहौल पैदा करते हैं। मैं इस वक्त जो सरकार ने लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट मांगने के लिए कहा है, उस पर मैं और मेरी पार्टी महसूस करती है कि ये सिंसियरिटी से उठाया हुआ कदम नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के अंदर है कि कॉमन सिविल कोड को लाना है, वो मेरा ख्याल में हर पार्टी कहती है, मेरा ख्याल है अमर सिंह जी भी एग्री करेंगे। लेकिन कॉमन सिविल कोड इन द सेंस कि इट डज नॉट डिस्टर्ब द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ एनी रिलीजन। अफजल भाई, कॉमन सिविल कोड तो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, हमारे पास ऑलरेडी। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के कॉमन सिविल कोड लाकर उसको अगर इफेक्ट करता है, उससे डरता है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ आचार्य जी, आज से नहीं बहुत अरसे से अजीब व गरीब बात है, जब कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो समझा जाता है कि एक वर्ग यानी मुसलमान इसके खिलाफ है, और बदकिस्मती से मुसलमान भी यही समझते हैं। जबकि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए आपको ट्राइबल से भी बात करनी पड़ेगी, आपको हिंदुओं से भी बात करनी पड़ेगी, सिखों से भी बात करनी पड़ेगी, ईसाइयों से भी बात करनी पड़ेगी, जैनियों से भी बात करनी पड़ेगी, सबसे बात करनी पड़ेगी। प्रत्येक भारतीय को एक तरह से रहना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, और एक तरह से रहना चाहिए का मतलब ये नहीं है
कि रोजे न रखे जाएं, नवरात्र अपने तरीके से रखे जाएं, जी। रोजे अपने तरीके से रखे जाएं, और जो मोमिन खातून हैं वो बुर्का न पहने, ऐसा कुछ नहीं है। और तमाम जितनी भी बॉलीवुड में जो महान अदाकारा आचार्य हुई जी, आपकी हैं बात वो तो- सारी की सारी मुसलमान थीं। मैं आपकी- और उन्होंने सुनिए, उन्होंने बेपर्दगी कभी नहीं, मीना कुमारी ने या मधुबाला ने या किसी ने भी कभी बेपर्दगी, अब ये आजकल की लड़कियां जो हैं जिस प्रकार से जिस्म फरोशी कर रही हैं या जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, फरोशी शब्द वापस लेता हूं मैं, तो ये पर्दा किसका, तू अपने आप को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तो पर्दा जो है वो हया का पर्दा होना चाहिए, शील का पर्दा होना चाहिए, चरित्र का पर्दा होना चाहिए। और इसमें किसी को क्या दिक्कत है? मैं तो हिंदुओं को यानी उदाहरण देता रहता हूं कि किसी मुसलमान खातून का आप जरा शरीर का कोई हिस्सा तो, और तुम नंगेपन की होड़ कर रहे हो। हमारा कहना यह है कि ये दखलंदाजी तब होती है जबकि हम ये कहें कि अजा मत दीजिए, कुरान के हिदायतों को मत मानिए, या रमजान मत रखिए, ईद मत मनाइए, ये कहीं कुछ लेना देना नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, कहाँ लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत पैगंबर नबी ने कहीं नहीं लिखा कि 4 शादियां करनी ही पड़ेंगी। तुम 4 शादियां कर सकते हो, सही है, बिल्कुल ठीक तुम बात है। 4 शादियां कर सकते हो। भगवान सही कृष्ण है, ने हम 8 उसी को मानते की, हैं, उसको मानते हैं। भगवान कृष्ण ने 8 की, तो ये हमारे यहाँ सब प्रकार के आदर्श हैं। भगवान राम का भी आदर्श है। चलिए, ये तो आज आपने बड़ी बात बता दी कि सब तरह के आदर्श सब मज़ाहिब में है, तो फिर एक ही मजहब के मानने वालों पर ये उंगली क्यों उठाते हैं? मजबूरी नहीं है, नबी ने ये इजाजत दी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकते हो, करनी पड़ेंगी, ऐसा कहीं नहीं है। लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है लाइसेंस। तो इसलिए हमारा कहना है अमर सिंह कि जी, अपने आप अपने थोड़ा तौर सा- तरीकों से अपनी जिंदगी बशर करने का हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को पूरा अधिकार है। तो फिर कॉमन सिविल लेकिन कोड, जनसंख्या कॉमन जब एक सिविल तरफ आप कोड कहते के हैं अंदर कि क्या लाना जनसंख्या पर चाहते हैं? नियंत्रण एक बार किया ये होता ही नहीं। एक बार अमर सिंह जी जैसे थोड़ा सा अमर सिंह, आप थोड़ा सा हीरो बताइए। हैं, वो तो जो बोलेंगे हम सराखों पर। हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में एक स्त्री के 5 पति हो सकते हैं, जैसे द्रौपदी कहते हैं। तो विविधता तो हमारे अपने धर्म ग्रंथों में भी है। तो ये सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से देश में है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो। बलात्कार की एक धारा है, हत्या की एक धारा है, समाज विरोधी तत्व की, दहशतगर्दी की, आतंक की एक धारा है। आतंकवादी का न तो कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न संप्रदाय होता है। लेकिन एक शादी ब्याह भी करना चाहे तो अलग है बिल्कुल। अगर जाना चाहे तो कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी है, इंडियन मैरिज। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्म सिविल कोड का जो मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी के भी प्रियम्बल में है, उनके घोषणा पत्र में है। हो सकता है कि समझ की गलती हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग की गलती हो, लेकिन अमूमन आम धारणा ये है कि भारतीय सिविल कोड के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय, अक़लियत के धार्मिक और मजहबी जो रवायतें हैं उसमें बंधन डालने का एक प्रयास एक विशेष समझ और सोच के लोग कर रहे हैं। अगर मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है तो गलत है। ऐसा नहीं है, इसको अगर वो संप्रेषित करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करें, विचारों का आदान प्रदान करें, और उन मुद्दों को, जिन मुद्दों पर विवाद है, उन मुद्दों को पर बहस करके या तो स्वयं को संतुष्ट करें या उन्हें संतुष्ट करें, और उसके बाद इस कानून को कानून बनाए। आपत्ति किसे है? आप क्या बहुत बताएं? बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सबने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते स्पष्ट करूं कि इसमें कहीं पर भी किसी के धर्म की भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से हमें धार्मिक अपनी आज़ादी है। नंबर 1, ये बात चर्चा क्यों चल रही है? मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से बिना समीक्षा किए ही सब अपनी अपनी बात कहे जा रहे हैं। सब बुद्धिजीवी हैं, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि चर्चा क्यों हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग मौकों पर, अगर आप देखें 1985, 1995 और 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई इस देश में अलग सभी सरकारों को, जब उस समय की जो सरकारें थी उनको कहा गया कि भाई आप समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। अभी रिसेंटली कुछ हमारी मुस्लिम बहनें कोर्ट में गई हैं
तलाक 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 3 तलाक वाले विषय पे, तो सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उसको आधार मानकर सरकार ने सिर्फ लॉ कमीशन को कहा है कि भाई आप इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बातचीत करके और आप अपना एक रिपोर्ट तैयार करिए, और जब वो रिपोर्ट आएगी उस पर सभी से चर्चा होगी, खुली बहस होगी। तो इसमें कहीं पर भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बारे में कहीं ना कहीं जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। नंबर 3, चर्चा कैसे शुरू हुई इसके बारे में गंभीरता से सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईमानदारी से इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर हमने आगे बढ़ाया है, और उसमें भी हिदायत है कि भाई वो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके ओपन चर्चा होगी। ओवरनाइट तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, सबसे बातचीत करके आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इसमें इतना स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, अपनी बात स्पष्ट रूप में कर दी। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और टेक्निकल बात आपको बता दूं। जैसे आपने अभी एक चर्चा का 3 तलाक वाली बात कही, ये भी बड़ी अजीब बात है। आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कि चर्चा तलाक का कोई था ही नहीं। एक दूसरा किसी गुजरात हाई कोर्ट का केस था जिसमें एक हिंदू कपुल के ऊपर एक इशू था, उसको लेकर ये मसले के जजमेंट होना था। उन जज महाशय साहब ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम उस ऑर्डर के साथ में करते करते, जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसे वहां पर कोई मुसलमान या जैन या सिख ईसाई कोई नहीं था, वहां उन महाशय साहब ने फरमाया कि साहब मसले के इस वाले इशू के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर भी किया जाए। वहां से फिर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ। नहीं फारूकी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप जैसे बुद्धिजीवी अगर कहीं ना कहीं माफ करना मेरा आरोप नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इस देश में गोवा के अंदर भी तो कॉमन सिविल कोर्ट है, वहां किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इस देश में 1956 में हिंदू कोड बिल है, 80% देश की जनसंख्या उसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो फिर अगर कहीं किसी नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसको धर्म की आड़ में वो उत्पीड़न लगातार आगे बढ़ रहा है, और वो महिला अगर कोर्ट में जाती है और अपने अधिकार की बात करती है, आपने इस वाले विषय पर तो अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन 1985 में क्या हुआ सावानो केस में, 1995 में क्या हुआ, मैं वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए 2003 में क्या हुआ, बात के लिए मैं पूरी तरह से फारूकी साहब जी। तो हम कहीं ना कहीं विषय को भटकाने की कोशिश ना करें। ये मुद्दा सीधा सीधा किसी धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म के साथ इसको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये हम सब देश, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय क्यों ना एक कानून को मानकर आगे एक्सेप्ट चलें। कौन करेगा? तो इसको कोई एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी गलती है। वो मेजॉरिटी के हिसाब से चलना चाहिए। सर मैं 1 सेकंड कहूंगा, अब ये मेजोरिटी आप देखिए क्या मतलब नहीं, अपने तरीके से उसको मोल्ड करके आप उसको हठधर्मी कहते हैं, हम कहते हैं कि हठधर्मी। अगर ये मेजोरिटी हिंदुओं की ना होती और मुसलमानों की होती, और हिंदू अगर बदकिस्मती से अकलियत में होते, उनको जीने का अधिकार नहीं मिलता। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा ये आपने क्या हो रहा है बांग्लादेश में? एक्चुअली यही देखिए में क्या हो रहा है। बिल्कुल आप मौसी के आईना देखिए अपना। अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से हमारा बाहर आए। कहना यह है कि हिंदुओं पर यह पाबंदी क्यों कि अगर वो 2 शादियां करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हटाइए, हमको भी 4 शादियां करने का हक दीजिए, छुट्टी कीजिए। फारूकी साहब 4 बीवियां और 25 बच्चे पैदा करने की अनुमति हिंदुओं को दीजिए। कॉमन सिविल कोड बनाइए। सर अब देखिए नहीं देखिए बनाइए। आचार्य साहब ने कैसी बात कही है जिसके ऊपर हम ये जज्बात है इनके। ये बिल्कुल ये लैंग्वेज ये जज्बात नहीं नहीं, क्या लैंग्वेज, किसको गाली दी मैंने? आचार्य मैंने क्या गाली दी? मैंने कहा कि चार आचार्य जी। पत्नियां रखने की, 25 बच्चे पैदा करने की अनुमति हिंदुओं को भी दीजिए। आचार्य जी, उनको नौकरी से निकाल क्यों दिया जाता है? जवाब दे रहे हैं आचार्य जी, फारूकी नहीं साहब, तो मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कुछ बोला तो आपको आपत्ति हो गई। अमर सिंह जी की छवि ऐसी नहीं है कि किसी को बोलना नहीं दे। बहुत अच्छी छवि है आपकी। आप बोले ना, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं मैं, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। समर्थन करिए, चलिए। ये जो कह रहे हैं आचार्य जी, ये बात सही है। हमारा जो धर्म है, उसमें चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम के जो पिता दशरथ हो, उनकी भी 4 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। तो हमारे धर्म में हम क्षत्रिय हैं। हमारे यहाँ एक रवायत थी कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो विजेता को, जो हारने वाला है वो, ताकि आगे झगड़ा ना हो, अपने घर की बहू बेटी दे देता था। हमारे यहाँ ही, हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक हिंदू दंपत्ति, लेकिन दोनों विवाहित,
पति विवाहित, पत्नी उस विवाहित पुरुष से विवाहित, दोनों सांसद बन गए। लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बीच में विवाद उस सीमा तक नहीं थी, नहीं तो बाइगैमी का केस हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद थे और एक अभी भी निर्वाचित महिला सांसद हैं। तो ये बात सत्य है कि दूसरी तीसरी शादी में हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार हो जाता है। अब यहाँ ये मैं मानता हूँ। यहाँ शादियाँ 4 हों या 8 हों, ये मुद्दा यहाँ ये नहीं है। ये जो आचार्य जी ने ये बात कह दी कि जी हम मतलब मुसलमानों के यहाँ 4 हो रही है, हमारे यहाँ क्यों 4 नहीं हो रही? नहीं, हमारे यहाँ 4 क्यों नहीं हो रही? मुसलमानों के यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हो रहे? 2 विवाह होते हैं किसी के बेचारे के। इस बात में हम क्या मौलाना साहब देखिए, डिबेट का मुद्दा नहीं सुनिए, मेरी बात पूरी। हिंदू सिविल मैरिज कोड और मुस्लिम मैरिज कोड में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम मैरिज कोड में इजाज़त है तो हिंदू मैरिज कोड में भी इजाज़त हो। अगर आचार्य जी की ये मांग है तो ये मांग गलत नहीं है, लेकिन हिंदुओं के अंदर ये हिम्मत और जज्बा नहीं है कि हिंदू अपने धर्म और अपनी परंपरा के ऊपर जो बदलाव हुआ उसके लिए विरोध करें। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये एकजुटता है और ये हिम्मत है कि वो अपनी परंपराओं और रवायतों के खिलाफ अगर कोई संक्रमण और आक्रमण की स्थिति आती है तो एकजुट होते हैं। ये मुसलमानों के और उनके संप्रदाय की, कौम की, मिल्लत की मजबूती नहीं। अमर सिंह जी, और ये हमारी कमजोरी। अमर सिंह जी, मैं इसमें एक सुधार, आपकी बात से थोड़ी मेरी असहमति क्यों है कि विश्व के 110 मुस्लिम देशों में 90 मुस्लिम देशों ने शरीयत कानून में सुधार किया है। भारत उन 5 देशों में है, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश और भारत, जो 5 देश। पाकिस्तान ने भी किया है। पाकिस्तान ने 1955 में मोहम्मद अली बोगरा वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने निजी सचिव से शादी कर ली। वहाँ की ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। वहाँ कमीशन बना, 56 में उसके रिकमेंडेशंस आए और पाकिस्तान ने शरीयत कानून में सुधार किया। तो मेरा मानना है कि मुसलमानों की एकजुटता का सवाल नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को पर 3 तलाक के नाम पर उनके साथ क्रूरता हो रही है, उनके साथ और आधुनिकता के साथ और धर्मनिरपेक्षता के साथ। यह काम किसने किया? यह काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अमर सिंह जी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी आचार्य कृपलानी को कोट कर रहा हूं, मैं श्री गोलवलकर को कोट नहीं कर रहा हूं। आचार्य कृपलानी ने संसद में बहस के दौरान कहा था कि इट इज़ नॉट महासभा वाले ही सांप्रदायिक नहीं है, भारतीय सरकार सांप्रदायिक है। आप हिंदुओं के लिए कानून बना रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहस की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं की आज 50,000 मुस्लिम महिलाएं जब सामने आ गई हैं तो थोड़ी आवाज कमजोर पड़ी है। एक मासूम बच्ची मलाला के ऊपर हमला क्यों होता है? मलाला पर हमला क्यों होता है? ये शरीयत में नहीं है। ये आचार्य जी, तालीम हासिल मत करो। आचार्य जी, इसमें एक बात आचार्य जी आपको जी चूंकि राकेश जी ने बड़ी बुनियादी एक दो बातें कही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले आपने बताया कि 90 देशों के अंदर ये तब्दीली आ गई। पहली बात तो ये कि 90 देश मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, सिर्फ 52 मुल्क ऐसे हैं जिनको आप मुस्लिम ममालिक कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते वो इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश में मुस्लिम मुल्क में फ़र्क होता है। दूसरी बात, हम जनरली 110 देशों को मानते हैं, मुसलमान हैं। अपने जो पर्सनल लॉज हैं या शरीयत है उसमें कोई तब्दीली की है। मेरे ख्याल में आपका ये जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अभी कैसे गलत है बताइए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आपने मिसाल दी, मुझे एक चीज़ बताइए जो पाकिस्तान ने शरीयत के ख़िलाफ़ की हो। शरीयत के ख़िलाफ़ जब वहाँ कोई काम होता है तो उस खिलाफ़ तहरीकें चलती हैं बाकायदा, लेकिन शरीयत को अमेंड किया हो पाकिस्तान ने। मैं चाहूँगा कि आरएसएस इस झूठे प्रोपेगेंडे से परहेज करें। मैं बताता हूँ और आप मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात आपने कहा, मैंने शुरू में सवाल उठाया, आप तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त तक। मेरा कॉमन सिविल कोड पर हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हमारे इतराज़ 2 हैं। एक तो यह है कि कॉमन सिविल कोड की बात हो तो सिर्फ एक तबके को सामने न रखा जाए, बल्कि ये ध्यान रखा जाए। कल बाकायदा एक बहस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब 80% लोग इस देश के एक ही कानून को मानते हैं
तो 20% लोग जो हैं उनको भी उसी के दायरे में आना चाहिए, जो आचार्य जी भी इस वक्त बात कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कॉमन सिविल कोड के नाम पर कॉमन रिलीजियस कोड ला सकते हैं क्या आप? अगर वो रिलीजियस से मुतसादिम नहीं है, उसके खिलाफ नहीं जाता, तो जाहिर है किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और ऑलरेडी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, सब पर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मुसलमान निकाह कर लेता है और अपनी शादी को रजिस्टर भी करा लेता है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, कानून है। अगर दूसरी शादी करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, और एक पायलट की नौकरी गई है इस मामले में, उसमें शादी की। देखिए आप दोनों बातों को घाल मिल कर रहे हैं। पहले आपने शरीयत की बात उठाई, मैं उठा रहा हूं। मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। का मैं बताता हूं, शरीयत में कोई तब्दीली की बात नहीं है। और आपकी ईरान के बारे में, ईरान के बारे में भी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पाकिस्तान में जब मोहम्मद अली बोगरा ने शादी किया तो किस बात पर आपत्ति थी? उन्होंने बिना पहली पत्नी को डिवोर्स किए हुए दूसरी शादी कर ली। नहीं, इस पर नहीं। अब यही अब विवाद देख लीजिए ना। देखिए इस पर नहीं थी, विवाद ही यही था। अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, इस पर विवाद है। सुन लीजिए, दो बातें सुन लीजिए। मेरा कहना है, मैं दो बात पूरा कर दूं। देखिए, दो बातें पूरा कर दूं। इंडियन एविडेंस एक्ट आया। इंडियन एविडेंस एक्ट आने से पहले क्या था कि मुस्लिम औरतें गवाही नहीं दे सकती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को आपने माना। उसके बाद इंडियन क्रिमिनल कोड आया, उसको आपने माना। ये आपसे किसने कहा कि गवाही नहीं दे सकते? अरे पहले सुन लीजिए। आप गलत क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई, अरे सर, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप गलत कहेंगे तो आप शोर मत मचाइए ना सर। आप ये कैसे कह रहे हैं मेरे भाई? अरे इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले सुन लीजिए। कैसे कह रहे हैं कि औरतों को विटनेस नहीं बनाना? इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले आप सुन लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले, अरे भारत का इतिहास तो पढ़ लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले औरतों की गवाही पर सवाल खड़ा किया जाता था। इंडियन एविडेंस एक्ट आया, इंडियन क्रिमिनल कोड आया। तो एक और बात सुन लीजिए। जब हिंदू कोड बिल बन रहा था, तो हिंदुओं में कई सिस्टम थे। उसके बाद विरोध हुआ, तलाक हमारे यहाँ नहीं था। हमने तलाक को स्वीकार किया, तो आपने उसे कोडिफाई किया। आप सुन लीजिए ना, आपने उसे एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ ऑलरेडी कोडिफाइड है। मैं कहता हूँ आर्टिकल 44 का खिलाफत करना और यह कहना कि 25-26 का उल्लंघन है, निहायत गलत है। 25-26 आपको धार्मिक आजादी देती है, लेकिन वह आजादी का मतलब नहीं होता कि औरतों पर जुल्म किया जाए। आपके यहाँ शरीयत के नाम पर औरतों पर जुल्म होता है, जुल्म होता है। इमराना के साथ क्या हुआ? साबाना के साथ क्या हुआ? ऐसा जुल्म नहीं है। पूरी कम्युनिटी को इसका इल्जाम दे सकते हैं। आप हजारों साबानों पैदल ले सकती हैं। एक सेकेंड, शरीयत को पढ़ लीजिए। मैं धर्मनिष्ठ हिंदू और बहुत कट्टर हिंदू, साफ कर दो। शरीयत में कौन सी शर्तें हैं जब आप 4 शादियां कर सकते हैं? कौन कौन सी पाबंदियां हैं? दूसरी शादी कर सकते हैं कि पहली बीवी के बाद दूसरी कब कर सकते हैं? उसका बेजा इस्तेमाल कोई कर रहा है, बिल्कुल, तो वो मुसलमान गलत है, उसका मुसल्लम ईमान नहीं है। शरीयत के लोग, एक रवायत चल रही है, मेहर की रकम की रवायत चलती है, उनमें ये भी चलती है तलाक के बाद जो है इद्दत का एक की मोहलत होती है। हर चीज़ परिभाषित है। तो एक मुल्क में एक परिभाषित रवायतों का दौर है, उसको आप एकाएक अगर बदलेंगे तो आवाज़ें उठेंगी, अविश्वास का माहौल पैदा होगा। वो शरीयत का कानून, उस माहौल को अपने हिसाब से प्रॉपर है, उस बनी हुई है। 1940 में जैसे सिन्हा साहब, इंडियन प्लानिंग कमेटी ने 40 में कहा था। पूरा संविधान सभा के बहस को देख लीजिए। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? हम अपने मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहिए। सारे वो इशू आजमाना है जिस पर कुछ भी फायदा हो सके। तो यूपी का इलेक्शन बड़ा क्रूशियल है उनके लिए। कोई मामला यहाँ जम ही नहीं रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाकाबिल अमल है हिंदुस्तान में। एक प्लूरल सोसाइटी में जहाँ इतने मज़ाहिब के लोग रहते हों, जहाँ इतनी रिवायतें ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग रहते हों, जहाँ आदिवासी में रहते हों, हिंदू मज़हब के मुख्तलिफ सेक्ट्स हों, तो ये नाकाबिल अमल है। बल्कि ये बात सिर्फ प्रोवोकेशन के लिए उठाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो मैं समझता हूँ ये बहुत लंबी मांग थी और आज मुझे खुशी है कि देश की सरकार और कानून मंत्रालय इस विषय पर एक प्रगति आगे हुई है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स स्ट्रेंथ. Uniform implementation of all these things are nothing but keeping in mind the Uttar Pradesh elections, which is not good for our country. ये कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, माननीय अमर सिंह जी भी कह रहे हैं। मतलब इसको पॉलिटिकल कलर देने की जो कोशिश हो रही है वो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि ईमानदारी से जो इशू आ रहा है उसका समाधान नहीं होना चाहिए। इशू क्यों आया है? कुछ हमारी बहनें कोर्ट में हैं और देखिए आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको देखिए इस चर्चा में अगर हम राजनीति से अलग हटकर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान हम लोग आगे निकाल पाएंगे। और अभी तो सिर्फ लिखा गया है, बताया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, अभी तो हम कुछ ओवरनाइट तो इसको कोई करने नहीं जा रहा है। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम सबसे बातचीत करेंगे, बीजेपी स्पष्ट कर रही है कि हम सबसे बातचीत करेंगे और बीजेपी ये भी स्पष्ट कर रही है कि हम इस पर खुली बहस करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बयान जिस तरह से आ रहा है 2 दिन से, चुनाव के साथ जोड़ना, बिहार चुनाव से पहले हम 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आए तो इन्होंने कहा अरे बिहार का चुनाव इसलिए, भाई हर 6 महीने में यहां चुनाव है, इसका मतलब सरकार कोई काम ही नहीं कर सकती। फिर मेरा मानना यह है कि गोवा में जब ये लागू है तो गोवा में तो मुस्लिम भी रहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है 22% मुस्लिम है वहां, 25% क्रिश्चियंस हैं, तो वहां जब तक कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरीके की, देश में कैसे हो सकती है? कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि कॉमन सिविल कोड आएगा, लेकिन अगर कोई तब्दीली रिलीजियस मैटर को लेकर के होगी तो उस सोसाइटी के उस समाज के अंदर से आनी चाहिए। जैसे इनको जी। और दूसरी एक बात, दूसरी सिन्हा साहब आपसे मैं एक खास तौर पर, आप जो हर चीज़ को नेहरू जी से जोड़ते हैं, मेरे ख्याल में आप लोग बहुत ज्यादती करते हैं। देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, 1930 से आप 90 साल के बाद आज पावर में आए हैं और आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब हम कभी आवाज़ उठाते हैं तो आप भड़क जाते हैं इस बात पर। आज़ादी से पहले आपका रोल बिल्कुल नेगेटिव था, आपने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। मैं नहीं मैं उसी देखिए वही बात है, आप भड़क जाते हैं, आप भड़क जाते हैं। तो जब अंग्रेज गए, अंग्रेज जब गए, आप गलत मत बोलिए। आप आजादी के रोल में किसका रोल था? आप नेहरू को नाम लेंगे तो आजादी की बात आएगी जरूर। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहस नहीं चाहते क्योंकि आपका एम्बैरेसमेंट हो रहा है हमारा, आप इसलिए आरएसएस के आजादी मैं दो बात सुन लीजिए, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए जानकारी ले लीजिए। देखिए सिन्हा जी, आप लोगों में सुनने की ताकत नहीं है, आपको झूठ बोलने की ताकत ही नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। नहीं आप झूठ बोलते हैं, आरएसएस आपको मैं चुनौती देता हूं कि आरएसएस की भूमिका नहीं थी, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आरएसएस की भूमिका नहीं थी। मुझे बता रहा हूं, सुन लीजिए, अभी यहां जो है बहस सुनाता हूं, अब सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, अंग्रेज जाते हैं, सुन लीजिए, सत्ता आपको क्यों नहीं अरे आप सुन लीजिए ना, आप तो उनके साथ थे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से डाइवर्ट मत कीजिए, बागियों के हाथ में सत्ता नहीं। अरे भाई यहाँ बहस जो है, सुनिए बहस जो है, एक सेकंड अरे सुनिए, देखिए मैंने कहा अरे बहस को डाइवर्ट आगे जवाब दूंगा। आप आगे मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आप सुनिए नहीं कर सकते। आपको आप ये जवाब सुनेंगे, नेहरू का नाम क्यों लेते हैं? आप जवाब सुनिए, नेहरू का नाम क्यों लेते हैं? आपको सोनिया जी से तकलीफ क्यों है? आपको राहुल गांधी जी से तकलीफ क्यों है? आपको नेहरू फैमिली से तकलीफ क्यों है? इसलिए मुझे आप जानते हैं कि अगर नेहरू फैमिली ना हो तो आप कांग्रेस के 10 टुकड़े करेंगे। दो बातें सुन लीजिए, यही आप चाहते थे, यही इलेक्शन का मुद्दा है। आप लोग आते ही इसलिए हंगामा हो, महसूस करें इसको सिविल डिबेट बनाइए, यही आपकी स्ट्रेटेजी, सिविल डिबेट बनाइए। नहीं भारत की टाइम क्यों खराब कर रहे हो आप? नजरिए को जिस अंदाज से देखिए आप आरएसएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको इसकी चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, एक जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। अगर आरएसएस की एक्सेप्टेबिलिटी इस देश के अंदर है तो आप जैसे लोग उसके एक्सेप्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, अरे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आप माफ कीजिए, आपसे अरे आपसे हमें आप
तो सुबह से आप सर्टिफिकेट अरे भाई देते हैं। जो है कांग्रेस का सुनिए सुनिए लाभ पहुंचाइए। अरे आप सुनिए कांग्रेस का नुकसान करते रहिए। टाइम का इस्तेमाल करें, टाइम का, चूंकि इस मैं समय एक बिल्कुल जवाब देता हूं। थोड़ा सा टाइम इनको बचा मैं जवाब- है। अब सुनिए, मैं इनको इनको मैं आप सवाल करना पड़ेगा। आप ना सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। आप कभी बहस क्यों आपने इसे कहा? बात कही है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी इसके लिए। कोई माफी आपसे नहीं मांगी। आपको देश से माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगिए। आप झूठ बोलते हैं। 30 में आरएसएस की भूमिका थी, आप माफी मांगे। आपने क्यों कहा अंग्रेजों का जोड़ा? सुनिए सुनिए आरएसएस को अंग्रेजों से क्यों जोड़ा आपने? मैंने जोड़ा इसलिए किसी पे क्यों इल्जाम जोड़ा नहीं आपने? लगाओ। इल्जाम लगते आप हैं। माफी मांगिए। मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा। माफी मांगिए। आप अलग से बहस कीजिए। माफी मांगिए। मैं आपके साथ अलग से बहस करने के माफी तैयार हूं। मांगने से क्या? और अगर गलत हो गया, मैंने अगर प्रमाण दिया। गलत हो गया, मैंने प्रमाण दिया। जिससे ज्यादा जानते हैं तो इन्होंने सुनिए आप आरोप लगा- आप आरएसएस को बहुत नुकसान पहुंचाए। एक सेकंड आरएसएस पर यूं ही आरोप लगा दिया। पर आरएसएस को आप नुकसान पहुंचाए। नहीं है आपको। हम अपने मेहमानों को बताना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर पूरी दुनिया में क्या कानून है। पश्चिम के देशों में शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर समान कानून। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में पर्सनल लॉ को लेकर अलग कानून नहीं। मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में निजी मामले शरिया के हिसाब से चलते हैं। टर्की में शरिया शामिल नहीं है। यूएई और नाइजीरिया में शरिया लागू होता है। भारत, इजराइल और लेबनान में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा उसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये उत्तेजना का प्रश्न नहीं है और न तो क्षमा मांगने का प्रश्न है। अपने अपने विचार की अभिव्यक्ति, आप अपना तर्क दे रहे हैं, ये अपना तर्क दे रहे हैं, ये आपका विश्वास है, इनका विश्वास है। निर्णय जनता करेगी। ये जो अभी सूचना हमें दी गई है, टर्की पाश्चात्य देशों से प्रभावित है, यूरोप के नज़दीक है और यूरोप में बहुत हिंसा हुई है, जबकि धर्म एक ही थे, भाषाएं अलग हैं, ईसाई धर्म। यहाँ पर इस भारत देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। और संविधान के निर्माताओं ने, आज आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, सिर्फ किसी की बुराई मत खोजिए, ये सब महापुरुष हैं। हमारे पास मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। नहीं, चूंकि मूल मुद्दे से भटकाओ हो गया है। कोई बात नहीं। उन्होंने आरएसएस पर इल्जाम लगाया अंग्रेजों के दलाल का, तो मुझे मैंने नहीं कहा। वो बात खत्म हो गई। अंग्रेजों का साथ दिया। हर दल में नानाजी देशमुख है, रज्जू इस भैया तरह है। के कांग्रेस के प्रवक्ता से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता इतने निम्न स्तर पर जाएगा नहीं है। ऐसे निम्न स्तर पर आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत निम्न स्तर पर आप ओछा आरोप मत लगाया कीजिए। इतना कहना है मौलवी साहब, मैं एक कह रहा हूं। मीम साहब ने कहा, एक सेकंड, मीम साहब ने कहा, मैंने कहा कांग्रेस की मैंने बात की कि कांग्रेस सियासत कर रही है। ठीक बात है। मीम साहब ने कहा कि मैं मुसलमान के नाते बात कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बात नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, हम सब, मेरा मानना यह है कि हम सब भारतीय होने के नाते भारतीय संविधान के अनुसार हम ये चर्चा कर रहे हैं। जहां आर्टिकल 25 में हमको धार्मिक आजादी है, वहीं आर्टिकल 44 में यह भी कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करे। आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए जो माननीय सर्वोच्च सर 2 मिनट सर, इसीलिए अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जो कुछ हमारी बहनें तलाक लेकर कोर्ट में गई, उसके बाद सरकार को संज्ञान लेने के लिए कोर्ट ने कहा है, इसलिए हमने उस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब पैनल अपनी रिपोर्ट देगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के बाद में सभी, देखिए मौलवी साहब, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं और महिलाएं होती हैं, उनको किसी भी धर्म में हो। एक बहन मेरी लड़ाकू विमान उड़ा रही है औरतों के साथ। मोदी साहब, एक बहन मेरी लड़ाकू विमान उड़ा रही है। एक बहन 23 साल की उम्र में सड़क पर है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको कोई इंसाफ नहीं है। देखो, जितना इंसाफ औरतों को इस्लाम में है, उतना कहीं पर नहीं है। बहन लड़ाकू विमान उड़ा रही है, जो 23 साल 24 साल में है, एक मिनट तलाक हो
जाता है उसका उसको अपना अधिकार है, मानने कोर्ट में जाती है। देखिए आप भी बहुत एक्सपर्ट हैं चीजों को डाइवर्ट करने के। आप मलाला पर आ गए। अभी देखिए मलाला पर क्यों नहीं आई? बात औरतों की चल रही है ना। श्रीकांत भाई मैं आपकी बात लेकर चलता हूं। आप सबसे ज्यादा आप अपनी बुजुर्गी का ध्यान रखिए। देखिए मैं आपने बात कही बिल्कुल सही बात। ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो कहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंगा जमुनी और हम फारूकी साहब मैं आप आपसे अपेक्षा नहीं है, आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि आप कहें कि आप अपनी बुजुर्गी को ध्यान में रखिए। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? अच्छा चलिए मैं वापस लेता हूं सर बात। अच्छा चलिए बुजुर्गी तो है भाई, अरे इनको जवान कर दो क्या? आप सवाल कर दिया। देखिए मैं आपको जो क्या मैं तो बच्चा हूं। मैं देखिए एक बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने बहुत सही हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी बात के ऊपर अगर हम गौर कर लें तो शायद इस चर्चा की जरूरत ही नहीं रहा। उन्होंने खुद ये कहा है और हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। हम तो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर डिस्कशन होना है तो इस डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लॉ कमीशन के आदमियों को हमने दिया है और हमारा कोई निर्णय नहीं है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से हम लोग हमारा यही तो कहना है यार। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। सियासत नहीं आनी चाहिए। हम कहते हैं डिस्कस करो। एक इंपॉर्टेंट मैं सूचना अमर सिंह जी सुन लीजिए। 22 अगस्त 1972 को श्री गोलवलकर ने मदरलैंड आरएसएस का अखबार था उसको इंटरव्यू दिया, जिसको बाद में रेडियंस ने कवर स्टोरी करके छापा। उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन यह आवाज अंदर से आनी चाहिए, सभी समुदाय के अंदर से आनी चाहिए। ये आवाज अंदर से आनी चाहिए, सभी समुदायों सहमति सुन लीजिए ना, अंदर से सहमति से आनी चाहिए। उनके बीच रिफॉर्म की आवाज उठनी चाहिए। और यह बात कहते हुए उन्होंने तब कहा और कहा कि लेकिन संविधान का जो मौलिक अधिकार है, यदि उससे टकराव होता है तो हमें मौलिक अधिकार की चिंता करनी चाहिए। आज सवाल दो ही है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके पैरेलल एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स नहीं हो सकता है। डिवोर्स लेना तो न्यायपालिका के पास आपको जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स नहीं हो सकता है। कानून ऐसा नहीं कहता। अब वही कानून बनेगा। कानून इसीलिए दूसरी बात सुन लीजिए भाई, इसी पर डिस्कशन होगा और क्या होना है। एक बात और वो सब चीजें होने वाली नहीं है। दो पॉइंट अपना पूरा कर। दो पॉइंट होने वाली चीजें मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम सब ने एक दूसरे के मजहब का आदर सम्मान किया है। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, यही हमारा मुल्क पूरी दुनिया में, इसीलिए ये मुल्क पहचाना जाता है। आस्थाओं का सम्मान करते हुए महिलाओं को जेंडर जस्टिस के अंतर्गत समान अधिकार मिले, सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है। और यह भारत के संविधान के अंतर्गत हो। संविधान से ऊपर कोई शरीयत नहीं है, कोई किसी धर्म का कानून नहीं हो सकता। धार्मिक भावनाओं को हनन करने का या छेड़छाड़ करने का कोई भी दूर अगर आप बुरा ना किसी की माने, कल्पना नहीं है। सबका सम्मान। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमर सिंह जी चलिए हो गया पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया। नहीं हुआ, समय हो गया। हमको आपने कुछ कहने ही नहीं दिया। नहीं कोई बात नहीं। आप सब लोगों ने मुझे कुछ मुझे ना आज तो सबसे ज्यादा आप ही ने कहा। कहाँ कुछ भी कहा नहीं। कहाँ कहा आज तो आपने सबसे ज्यादा नहीं बिल्कुल गलत बात है, कुछ नहीं कहा हमने।